हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस। अब बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर इकोनॉमी के क्वेश्चंस को लेकर के आओ, तो उन्हीं की डिमांड्स को पूरी करते हुए आज मैं आपके सामने कुछ एक इकोनॉमी के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं, तो वो आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। तो आप सभी को पता है कि इससे पहले हम पार्ट 7 यानी कि 7 वीडियोज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर इकोनॉमी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 147 है, द सप्लाई ऑफ लेबर इन द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन। तो अर्थव्यवस्था में श्रम की आपूर्ति किस पर आधारित होती है? तो वो होती है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या पर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 148 है, विच इज़ द मोस्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। तो उद्यमी का सबसे आवश्यक कार्य क्या होता है? सुपरविजन होता है, मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग होता है, या फिर रिस्क बियरिंग होता है? तो जब भी बात आएगी एंटरप्रेन्योर की, तो इसका जो है तो मेन इसेंशियल फंक्शन होता है रिस्क बियरिंग यानी कि जोखिम उठाना। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 149 है, मोनोपोली मीन्स। तो एकाधिकार का मतलब क्या होता है? सिंगल बायर होता है, मैनी सेलर्स होता है, सिंगल सेलर होता है, या फिर मैनी बायर्स होता है? तो देखो, मोनोपोली की जब भी बात आएगी यानी कि एकाधिकार की जब भी बात आएगी तो वो होता है सिंगल सेलर यानी कि एक विक्रेता। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 150 है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो द्रुतस्फीति को जो है तो किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखो, गैलोपिंग इन्फ्लेशन को जो है तो हाइपर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। देखो, डाउट यहाँ पर मत रखिएगा, क्योंकि मैं फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बात आई है इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन होता क्या है ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो देखो, जब लगातार हमारी इकोनॉमी पर जो चीज़ों की कीमतें हैं वह बढ़ती रहती हैं और उसके कारण हमारे खरीदने की शक्ति यानी कि जो हमारी परचेजिंग पावर होती है वह कम होती रहती है, तो उसी को जो है तो इन्फ्लेशन कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हमने तीन चीज़ें देखी। अब जब भी इन्फ्लेशन होगी तो जो लिक्विडिटी यानी कि जो तरलता है यानी कि पैसा है वो बढ़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो लिक्विड यानी कि जो तरल वस्तुएं होगी वो जो है तो घटेंगी, और जो हमारी परचेजिंग पावर है वो भी कम होगी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। अब यहाँ पर बात आई थी इन्फ्लेशन की, तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन भी बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। तो इन्फ्लेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो इन्फ्लेशन के प्रकार में जो है तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन आ जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन आ जाता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, बॉटल नेक इन्फ्लेशन होता है, कोर इन्फ्लेशन हो गया, हेडलाइन इन्फ्लेशन हो गया। तो ये कुछ इन्फ्लेशन के टाइप्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ये भी बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टाग्राम पे जाकर के लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च करना है। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 36 की अगर बात की जाए, स्टैगफ्लेशन इम्प्लाइज अ केस ऑफ। तो निस्पंद स्फीति का अर्थ क्या होता है? यानी कि आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि स्टैगफ्लेशन होती क्या है। तो स्टैगफ्लेशन को पहले तो आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, निस्पंद स्फीति इसको कहा जाता है, और मुद्रास्फीति जनित मंदी भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, स्टैगफ्लेशन आती कब है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, जब हमारी इकोनॉमी पर इन्फ्लेशन प्लस रिसेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट, इन तीनों की कंडीशन एक साथ आ जाए, ये तीनों जो है तो एक साथ आ जाए, तो उस स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिसेशन प्लस इन्फ्लेशन। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जब भी हमारी इकोनॉमी पर इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया और अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों जो है तो एक साथ आ जाए, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो उस स्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पर इन्फ्लेशन भी बता दिया कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय अ सेंट्रल बैंक इन्वॉल्व्स। तो किसी केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं में शामिल होता है। अब सेंट्रल बैंक होता क्या है? तो अपने इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? तो वो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किसी केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार की क्रियाओं में शामिल क्या होता है। तो वो होता है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय और क्रय। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो वो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इससे जो है तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं और हम बहुत से क्वेश्चन बहुत बार जो है तो आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और उस समय इसका हेडक्वार्टर जो है तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। बाद में चल करके 1937 में जो है तो इसका हेडक्वार्टर जो है तो कोलकाता से चेंज करके मुंबई में शिफ्ट किया गया। और प्रेजेंट की अगर बात आएगी तो प्रेजेंट में भी हमारा आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वह है मुंबई में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, यानी कि नेशनलाइजेशन कब किया गया, 1 जनवरी 1949 को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आरबीआई के लोगों पर किसका चित्र होता है, तो एक तो होता है पाम ट्री यानी कि ताड़ के पेड़ का, और एक होता है टाइगर का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे ओसबोर्न स्मिथ। फिर आपसे पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। फिर आपसे पूछा जाता है कि प्रेजेंट की अगर बात आएगी तो प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वो हैं शक्तिकांत दास। और वह कितने नंबर के गवर्नर हैं, तो वो हैं 25वें नंबर के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। एक और क्वेश्चन आरबीआई से पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई जो कि आपको ध्यान में रखनी है, आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। अ ड्यूल इकोनॉमी मीन्स सिमल्टेनियस को एग्जिस्टेंस ऑफ। तो किसी दोहरी अर्थव्यवस्था का अर्थ है डैश का साथ साथ सह अस्तित्व। तो 38 का देखो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। फीचर्स ऑफ एडवांस्ड एंड बैकवर्ड इकोनॉमीज यानी कि उन्नत और पिछड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लक्षणों को साथ साथ लेकर के चलना, सह अस्तित्व लेकर के चलना, तो उसको कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर ड्यूल इकोनॉमी। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मार्केट इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो मार्केट इकोनॉमी यानी कि वैसी इकोनॉमी जो गवर्नमेंट कंट्रोल से जो है तो फ्री हो। ये आपको ध्यान में रखना है, वैसी इकोनॉमी जो गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री हो उसको मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। ये क्वेश्चन देखो हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में बन चुका है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो कौन सा एकाधिकृत प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। तो नहीं आपसे पूछा गया है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखो ऑप्शन ए में है रिलेटिव लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, तो ये भी है। ऑप्शन बी में है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, तो ये भी है। ऑप्शन सी में है नॉन एग्जिस्टेंट इंडस्ट्री सप्लाई कर्व, तो ये भी है। बाकी ऑप्शन डी में देखो सब्सटेंशियल इकोनॉमीज ऑफ सेल, तो विक्रय का पर्याप्त अर्थशास्त्र, ये जो है तो नहीं है, यानी कि सब्सटेंशियल इकोनॉमिक्स ऑफ सेल जो है तो नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको इन क्वेश्चंस को 2 या फिर 3 बार पढ़ना है, हो सके तो आपको इनको नोट करते चलना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर हमारा 40 है। नाबार्ड मीन्स, तो नाबार्ड की आपको यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो नाबार्ड की स्थापना जो है तो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। अच्छा, किस समिति की सिफारिश पर जो है तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पे की गई थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और 1982 में की गई थी। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इंदिरा गांधी के समय जो है तो इसे लागू किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है मुंबई में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि सेबी हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। कब की गई थी, 1988 को। और कब इसे स्टैट्यूटरी पावर जो है तो दी गई थी, तो 1992 में जो है तो इसे स्टैट्यूटरी पावर दी गई थी। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है बीएससी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक है एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। बाकी अगर आपको नहीं भी आता है, गूगल करो, गूगल पे जाओ, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो में नीचे कमेंट करो। आप सभी को पता है कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो, तो मेक श्योर कमेंट ज़रूर करें। सो क्वेश्चन नंबर 191 की अगर बात की जाए, विच इज़ द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया। तो भारत में साख मूल्य निर्धारण संस्था का नियंत्रक कौन है, तो वह है सेबी। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब सेबी के बारे में हमने पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया, जैसे कि इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, और इसको स्टैट्यूटरी पावर जो है तो कब दी गई थी, 1992 में। ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसी से संबंधित कुछ और क्वेश्चंस भी मैं आपको अगर बताऊं, जैसे कि IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर देखो इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार एग्जाम में बनता है।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है हैदराबाद में। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। LIC भी आपको ध्यान में रखना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, टैक्सेज ऑन प्रोफेशन कैन बी लेविड बाई। तो वृत्ति का कर जो है तो कौन लगाता है, तो वो लगाती है स्टेट गवर्नमेंट, केवल राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 192 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आपको देखो ध्यान में रखने हैं कि सेंटर के द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं, स्टेट के द्वारा कौन कौन से लगाए जाते हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि सेंटर के द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, कस्टम टैक्स हो गया। तो ये जो है तो सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, स्टेट के द्वारा कौन कौन से लगाए जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक तो लगाया जाता है वैट, जिसको वैल्यू एडिड टैक्स कहा जाता है, तो वो लगाया जाता है। अच्छा, वैट की स्थापना कब हुई थी, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। वैट के अलावा जो तो परचेज टैक्स, ये भी स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, टोल टैक्स हो गया, बैटिंग एंड गैम्बलिंग टैक्स हो गया, उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स हो गया। तो ये सारे के सारे टैक्स जो है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं। अच्छा, और भी हम यहाँ पर देख लेते हैं लोकल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से कर लगाए जाते हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा जो है तो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाता है और म्यूनसिपल टैक्स लगाया जाता है। ये दो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं, तो ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखने हैं। सो क्वेश्चन नंबर 191 की अगर बात की जाए, इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द लोन्स रेज्ड बाय इज कॉल्ड। तो सरकार द्वारा उठाए गए लोन पर भुगतान किया गया ब्याज क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है डेट सर्विसिंग, यानी कि ऋण व्यवस्था। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो एग्जैक्ट इसी तरह बार बार पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, लोअरिंग ऑफ वैल्यू ऑफ करेंसी रिलेटिव टू अ फॉरेन रेफरेंस करेंसी इज कॉल्ड। तो विदेशी संदर्भ मुद्रा के सापेक्ष मुद्रा का मान घटाना क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है डिवैल्यूएशन। ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर हम कुछ एक हिंदी और कुछ एक इंग्लिश के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 165 है। तो एंटोनिम आपको बताना है डाइवल्ज का। एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द। तो विपरीतार्थक शब्द बताने के लिए पहले आपको इसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। तो डाइवल्ज का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो डाइवल्ज होता है रहस्य खोलना, किसी बात को खुलकर बताना, प्रकाशित होना या फिर उजागर करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कंसील करना यानी कि छुपाना। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 की अगर बात की जाए, तो ईडम आपके पास दी गई है बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। तो इस बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड सीक्रेटली। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 की अगर बात की जाए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको यहाँ पर बताना है, तो वो ऑप्शन सी में हो जाएगा इंटेरोगेटिव। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 की अगर बात की जाए, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अंग अंग ढीला होना इस मुहावरे का अर्थ है बहुत थक जाना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169, कृष्ण सर्प में समास क्या होगा, तो 169 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष समास इसमें होगा, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 170 की अगर बात की जाए, अति का विलोम क्या होगा, तो अति का विलोम हो जाएगा अल्प। ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।